नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यह कानून दयालु और सुधारात्मक है। आपको बताएं, सीए को लेकर के बहुत तगड़ा विवाद हुआ था। दिल्ली में दंगे तक हो गए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर के अलग अलग रूपों में विवाद हुआ था, जिसमें से अधिकतर हिंसात्मक था, जिसको लेकर के मुसलमान वर्ग का मानना था कि ये उनकी नागरिकता को छीनने के लिए है और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। उसको लेकर के सरकार का हमेशा सतर्क रहा है कि ये भारतीय किसी भी नागरिक के लिए नहीं है, बल्कि विदेश से भारत में आए नागरिकों के लिए है। कुछ को यहां पर नागरिकता प्रदान करेगा और कुछ को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएगा, जिसको लेकर के अलग अलग ढंग से इसकी थियरीज प्रस्तुत की गई, अलग अलग ढंग से इसके खतरे बताए गए। उस तमाम चीजों के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह साफ बताया गया है कि यह कानून बड़ा दयालु है और सुधारवादी है और इसमें किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यही बार बार गृह मंत्रालय और भारत की सरकार दोहराती रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों का क्या रोल रहेगा और पूर्वोत्तर के राज्य इस कानून के बाद डरे हुए क्यों हैं। असम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भी इसको लेकर के डर का माहौल है और वहां पर भी सीए को समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कानून बहुत अच्छा है, सबके लिए लागू हो जाना चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सरकार की जो अधिसूचना है वो 2 सालों पहले आई थी, अभी तक लंबित है सीए को लेकर के। सरकार एक बार फिर से दोहरा रही है कि ये कानून दयालु और सुधारात्मक है। इसमें किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। गृह मंत्रालय ने 2020-21 के लिए अपनी नई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि उस दौरान घटनाक्रम हुए उसके आधार पर उसमें यह कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एक सीमित संदर्भ में और एक खास उद्देश्य के लिए बनाया गया कानून है, जिसमें अधिकतर जो मायने निकाले जा रहे हैं वो यही है कि सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपना करके स्पष्ट कट ऑफ तिथि के साथ कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले विशेष समुदायों को छूट देने की कोशिश की गई है। उसमें जो समुदाय हैं उनमें जिनको छूट मिलेगी उनमें हिंदू हैं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं। इसमें एक समुदाय मिसिंग है जो मुसलमान है। उसके पीछे का तर्क यह है कि जिन देशों से आने वाले नागरिकों पर यह कानून प्रभावी होगा वहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ऐसे में उनको अपने देश में शरण देना किसी भी तरीके से भारत के लिए सही नहीं रहेगा। यह भारत के लिए अतिरिक्त बोझ के तौर पर हो जाएगा। इसमें उन समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था या पड़ रहा है और वो भाग करके हिंदुस्तान किसी भी तरीके से आए हैं। इसमें बार बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सीए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है और इसीलिए यह किसी भी तरीके से भारतीय नागरिकों के अधिकारों को घटाता या कम नहीं करता है, जो डर बताया जाता है कि दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रदान की गई किसी भी श्रेणी के किसी भी विदेशी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया बहुत अधिक परिचालन में है और इसमें सीए आ भी जाता है तो इसकी कानूनी स्थिति में किसी भी तरीके का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए किसी भी देश के किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता तब तक मिलती रहेगी जब तक वो पंजीकरण या जो देश बदलने का है उसके लिए कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करते रहेंगे। साफ किया गया है कि जिन तारीखों के बारे में उस कानून में बात की गई है उसके आधार पर जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके आधार पर जो शर्तें दी गई हैं, जो उसको पूरा करेगा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सीए का उद्देश्य यही था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, उनके समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देना है, जिनको 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और ये 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की गणना करने के लिए सरकार की योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन बहुत तगड़े ढंग से हुआ था। लोगों ने बहुत अलग अलग ढंग से विरोध किए थे और इसको लेकर के बड़ा तगड़ा हवा भी बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि मुसलमानों को भारतीय नागरिकता से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध करने वाले लोगों ने यही कहा था। इसके नियमों की अधिसूचना जिसके बिना कानून लागू नहीं किया जा सकता है, सरकार की ओर से प्रतिबद्धता के बिना लंबित है कि यह कब होने वाला है, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं।
अब इसमें कई सारे डर शामिल हैं जिन पर बात करना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कह रही है वो बात उनकी 100% सच है और उसको उम्मीद की जाती है कि हिंदुस्तानी नागरिक और लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। इसमें जो मौलिक डर है उसमें सबसे पहला यही है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अब ये कैसे है? आलोचकों का तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार की गारंटी देता है और नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 14 सभी को बराबरी देता है और साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। धर्म के आधार पर कानून जो है ये दिया जाएगा, अलग अलग लोगों को नागरिकता दी जाएगी और कुछ लोगों को नहीं भी दी जाएगी। इसके विपक्ष में यही तर्क दिया जा रहा है, जबकि पक्ष में रहने वालों का तर्क ये है कि जो आरक्षण या जो एक तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है हिंदुस्तान में, वो भी एक तरीके का यही दिया गया है, धर्म के आधार पर है। तो क्या ये वो उस वक्त पर धार्मिक जो अनुच्छेद है 14 जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है, क्या उसका उल्लंघन नहीं होता है? इसके अलावा एक और तर्क है, तर्क ये है कि ये प्रकृति में भेदभावपूर्ण है। मतलब जो इस कानून का नेचर है वो भेदभावपूर्ण है, ये एक अजम्पशन है। उसमें तर्क ये है कि भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें श्रीलंका के तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं, वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि मुसलमान रोहिंग्या को इसमें शामिल किया गया है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसा ये कानून स्पष्ट करता है। जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये अधिनियम जो है एक तरीके से जो कानून है ये नेचर वाइज एक तरीके से दो उसमें है, बहुत भेदभावपूर्ण तरीके से बांटता है। इसके अलावा एक और जो आशंका है उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है, वो पूर्वोत्तर के राज्यों की आशंकाएं हैं, जिसको लेकर के कहा गया है सरकार की तरफ से कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने से क्षेत्र की स्वदेशी और जो आदिवासी आबादी है उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। अगर आपको बताएं कि संविधान की 6ठी अनुसूची को समझते हुए बताएं तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244 का को जोड़ा गया है, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वो कानून सम्मत असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिला करके एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। अब इसके अलावा तर्क क्या है इसके खिलाफ? इसमें यह सबसे बड़ा तर्क है कि क्षेत्रों के लिए इस तरह के विशिष्ट प्रावधान इनके विकास में बाधक बनते हैं। इन प्रावधानों की वजह से इन क्षेत्रों में निवेश का मार्ग नहीं खुल पाता है और विकास की प्रक्रिया में ये क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। साफ बात है, अगर किसी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है इसके मतलब उसके साथ कुछ विशेष खतरे भी हैं, जिसकी वजह से कोई इन्वेस्ट वहां पर नहीं करना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना यहां पर आवश्यक है कि इन जनजातियों का जल, जंगल, जमीन से बहुत गहरा संबंध है और उसको प्रिजर्व किए जाने की आवश्यकता है, जो लगभग खत्म होने की कगार पर हिंदुस्तान या दुनिया भर में है। इन विशेष प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य यही है कि इन क्षेत्रों में विकास की यह प्रक्रिया अपनाई जाए जो इन्हें जनजातीय संस्कृति से अलग ना करे। ये बहुत एक तरीके से थिन लाइन है जिसके ऊपर चलना है सरकार को कि यहां पर विकास भी हो जाए, यहां पर काम भी हो जाए, लेकिन जो क्षेत्रीय संस्कृति है, जो क्षेत्रीय सभ्यता है, उस पर किसी तरीके की आंच ना आए। अगर बात करें असम या पूर्वोत्तर के राज्यों में इस विधेयक को लेकर के जो विरोध है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो वजह जो नागरिक संशोधन विधेयक है वो कहा जा रहा है असम समझौते का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके तहत उन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी जो 1971 के बाद और 2014 के पहले भारत में आए हैं। अगर आपको असम समझौते के बारे में बताएं तो असम समझौता यह कहता है कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जबकि जो सीएए है उसके मुताबिक जो हिंदू होंगे उनको शरण दी जाएगी और मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। जबकि असम समझौता कहता है कि किसी भी तरीके के बांग्लादेशी नागरिक को यहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी, उन सभी को भारतीय कानून के मुताबिक जो असम समझौता है उसके मुताबिक बाहर जाना होगा, जबकि सीए इसके उलट बात करता है। इस वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2 साल के लगभग का वक्त बचा हुआ है। अब एक बार फिर से इस पर बातें होना शुरू हुई हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर के और गंभीरता से बात होगी, लेकिन सजगता के साथ हमको सोचने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान में किनको नागरिकता मिलनी चाहिए, किनको नहीं। अलग अलग इसको लेकर के तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन सरकार के तर्क को पूरी तरह से खारिज कर देना एक तरीके से उपेक्षापूर्ण रवैया है और एक तरीके से लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस ना दिखाना है, जो हमने किसान बिल के दौरान देखा
जिसके बाद बहुत सारे ऐसे नुकसान देखने को मिल रहे हैं कि अगर किसान बिल आ जाता और उसके बाद जो परिवर्तन होने वाले थे, उसके बाद जो अभी समस्याएं हो रही हैं, खरीद को लेकर के जो समस्याएं हो रही हैं, एमएसपी गारंटी देने की सरकार ने बात कही थी, लेकिन उस पर आगे कदम नहीं बढ़ पाए चूंकि किसानों ने अवरोध उत्पन्न कर दिया था। उसी तरीके से सीए को लेकर के भी है, सरकार की मंशा को लेकर के काफी ज्यादा समझदारी के साथ सोचने की जरूरत है और सरकार की मंशा पर यकीन करने की जरूरत है। बिना यकीन किए ऐसे फैसले नहीं किए जा सकते हैं। जो मुद्दे थे उसको हम समझाने की कोशिश हमने की, सरकार की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर हमने आपको समझाने की कोशिश की। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।